हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स की जो PYQ सीरीज़ है उसकी क्लास नंबर 3 करवाने वाला हूं। 2 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, अब जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ना, ये आपका जो लेटेस्ट सीटेट हुआ था जो कि दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक चला था, ये उसके क्वेश्चंस हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, यही पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके मैथमेटिक्स के हर एरिया से क्वेश्चन को उठाया गया है और पेपर को बहुत ही कंफ्यूजिंग बनाया है। तो आज का जो सेशन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। फ्यूचर में भी इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हर सब्जेक्ट की तैयारी बेस्ट से बेस्ट तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न 1/4, 3/16, 5/64 और 7/256 में आगे आने वाली संख्या कौन सी है, यानी कि इसके बाद आपकी कौन सी आएगी। तो देखिए, एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपके रीजनिंग का, और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्वेश्चन है आपके पैटर्न का। तो अब आपको पैटर्न को पहचानना है। तो देखिए, अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो 4 से क्या हुआ आपका 16 हुआ, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई। उसके बाद 16 से क्या हुआ 64, यानी कि फिर से आपका क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 64 को अगर 256 देखते हैं तो फिर आपका किससे है 4 से मल्टीप्लाई है, यानी कि अब आगे भी क्या आएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कीजिए आप 4 से कीजिए, 4 6 24, 2 4 5 20 और 2 22, फिर से 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 1024। यानी कि नीचे कंफर्म हो गया, नीचे क्या आएगा आपका 1024 आएगा। अब बात आती है ऊपर की, ऊपर क्या आएगा। आंसर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए आप कहां पर है आपका आंसर, आंसर नंबर सी, क्योंकि नीचे की साइड में 1024 सिर्फ और सिर्फ इसी में है, तो आंसर तो ये हो गया। लेकिन ऊपर भी देखिए आप 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, यानी कि 2 की सीरीज चल रही है। 2 इंक्रीज हुए, यहां पे भी 2 इंक्रीज हुए, यहां पर भी 2, तो आगे क्या होगा आपका 2 इंक्रीज होगा, तो क्या जाएगा आपका 9 आ जाएगा, यानी कि 9/1024। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों पे कौन सा सही है। देखिए सही है पूछा है, तो देखिए आप, प्रत्येक संख्या सदैव अपने योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स से अधिक होती है। नेक्स्ट है, किन्हीं दो पूर्णांकों का योग हमेशा प्रत्येक पूर्णांक से अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, -2 का उत्तराधिकारी का मतलब होता है आपका सक्सेसर, यानी कि जो बाद में आता है। ठीक है, उसके बाद है आपका किसी संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव इनवर्स का जो गुणनफल है ना, वो सदैव ऋणात्मक होता है। ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है ना, आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, जैसे एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब आपको पता होगा ना तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, आपको सक्सेसर का मतलब पता होना चाहिए, आपको जैसे पूर्णांक क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, तब पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एडिटिव इनवर्स के बारे में कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। मैंने आपको बोला 3 है, मान लो एक नंबर, और मैंने आपको बोला 3 का एडिटिव इनवर्स बताइए। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका, होगा -3। अब -3 क्यों होगा, आपको सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है। जैसे मैंने लिया ए, और ए के अंदर मैं किसको ऐड कर रहा हूं, बी को ऐड कर रहा हूं, तो हमेशा हमारी जो कंडीशन है ना वो 0 बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए 0। अब मैंने यहां पर लिया 3, ए मैंने 3 ले लिया, अब मैं बी की वैल्यू क्या रखूं कि आपका 0 आ जाए। तो नॉर्मल सी बात आप क्या कहेंगे, -3 तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो क्या आएगी ये 0 बनेगी ना, और तो किसी कंडीशन में 0 नहीं बन सकती ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, यानी कि क्या ऐड करें। आप इसको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना या डिवाइड भी मत करना, आपको एडिटिव यानी कि क्या ऐड करें ताकि 0 बने। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका -3। और इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं -3 का एडिटिव इनवर्स बनाओ, तो आप क्या बताओगे 3, यानी कि एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आप इस कंडीशन को याद रखना, अगर दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं ना तो आपका 0 बनना चाहिए, वो होता है आपका एडिटिव इनवर्स।
देखिए इसके बाद आपको क्या समझना है, एक होते हैं आपके नेचुरल नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर सबको पता होगा, जो प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, तो देखिए क्या होती हैं, 1 से आपकी स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 यानी कि इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आती हैं आपके होल नंबर जिसको हम W से डिनोट करते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसके अंदर आपका जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो जीरो से स्टार्ट होंगी, 2 3 4 और कहां तक जाएंगी, आपके इन्फिनिटी तक जाएंगी। उसके बाद है आपका इंटीजर जिसको हम I से डिनोट करते हैं और जिसको बोला जाता है पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, लेकिन पूर्णांक क्या होते हैं, आपके इंटीजर। तो देखिए अब इंटीजर क्या होते हैं, इसके अंदर आपके माइनस भी और प्लस भी दोनों इंक्लूड होते हैं। यानी कि आपका माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, फिर आप जीरो पे आएंगे और जीरो के बाद आप कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे और फिर आप कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके इंटीजर्स। अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। अगर ये सारी चीजें आप समझ गए तो हाँ, एक चीज और, आपको सक्सेसर के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं अब जीरो का सक्सेसर बताइए, यानी कि जीरो के बाद आने वाला, तो क्या होगा आपका 1 होगा ना। ठीक है, और अगर मैं जीरो का प्रीडिसेसर पूछूं आपसे तो आप क्या बताओगे, -1 बताओगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब आप क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका है प्रत्येक संख्या सदैव अपने योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स से अधिक होती है। भाई देखिए, आप मान लो मैंने यहां पर संख्या ले ली आपकी -2। अब मैं -2 का क्या करूंगा, एडिटिव इनवर्स करूंगा। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, आपका 2 हुआ ना। तो नॉर्मल सी बात है, ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई। कैसे गलत हो गई भाई, प्रत्येक संख्या। अब प्रत्येक संख्या में मैंने संख्या मान ली -2 और इसने बोला है प्रत्येक संख्या सदैव अपने योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, आपका 2 हुआ। तो क्या बोला है आगे, एडिटिव इनवर्स से अधिक होती है, यानी कि -2 है ना, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2 के, लेकिन नहीं हुआ ना। तो ये कंडीशन क्या हो गई, आपकी गलत हो गई भाई। आगे देखिए, किन्हीं दो पूर्णांकों का योग हमेशा प्रत्येक पूर्णांक से अधिक होता है। तो देखिए किन्हीं दो पूर्णांकों के बारे में बोल रहा है। तो आप एक बात बताइए, आपने एग्जांपल लिया, आपने दो पूर्णांक लिए। अब दो पूर्णांक आप क्या क्या लेंगे भाई, मान लिया आपने -2 ले लिया और एक ले लिया आपने -3। ठीक है, अब इसने बोला है किन्हीं दो पूर्णांकों का योग हमेशा प्रत्येक पूर्णांक से अधिक होता है। आप इनको ऐड कीजिए भाई, -2 और -3 को आप ऐड करेंगे तो आपका ऐड करने के बाद क्या आएगा, -5 आएगा ना। अब आप मुझे खुद बताइए, -5 बड़ा है या -2 बड़ा है। आप समझ गए होंगे भाई, माइनस का जो जितना ज्यादा बड़ा होगा ना वो उतना ही छोटा होता है। यानी कि -2 क्या होगा, आपका बड़ा होगा इससे, और -3 भी क्या होगा, आपका बड़ा होगा। लेकिन यहां पर इसने क्या बोला है, किन्हीं दो पूर्णांकों का योग हमेशा प्रत्येक पूर्णांक से अधिक होता है। यानी कि -5 बड़ा होना था इनके अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन बड़ा कौन है, -2 और -3 ही है। तो ये भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। आगे देखिए, -2 का उत्तराधिकारी क्या है, -1 है। तो देखिए मैंने क्या बताया उत्तराधिकारी आपको, यानी कि आगे वाला। अब -2 से जब आप 1 की तरफ चलते हैं, 0 की तरफ, तो आप क्या करेंगे, -1 करेंगे, उसके बाद 0 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे। तो क्या बोला था, -2 का उत्तराधिकारी ने सक्सेसर। तो नॉर्मल सी बात, ये बात तो सही है। तो -2 का सक्सेसर क्या होगा, -1 आएगा ना, और -1 का पूछा जाता है तो 0 आएगा। 0 का सक्सेसर क्या होगा, 1 होगा, और 1 का सक्सेसर क्या होगा, आपका 2 होगा। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, आपकी करेक्ट हो गई, यानी 3 वाली तो करेक्ट है। आगे देखिए, किसी संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। अब इसको देखिए आप, भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने कोई भी एक संख्या ले ली, मैंने संख्या ले ली आपकी -2 और उसका योज्य प्रतिलोम ले लिया मैंने, क्या 2 ले लिया। नॉर्मल सी बात है, यही होगा इसका एडिटिव इनवर्स का सदैव गुणनफल क्या होता है, सदैव नेगेटिव होता है। अब देखिए -2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये तो बात कहीं ना कहीं क्या हो गई, आपकी सही हो गई, लेकिन मैं इसको गलत प्रूव करूंगा। मैंने इसलिए ये चीज बताई है, आप किसी नंबर को लेंगे ना तो वो सही भी बनेगा, लेकिन आप खुद बताइए, किसी भी संख्या के बारे में बोला है, अगर मैं 0 ले लेता हूं और 0 का योज्य प्रतिलोम या कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा ना। और जब आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। 0 आएगा ना, ऋणात्मक तो नहीं आया, नेगेटिव तो नहीं आया। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। आप समझना, यहां पर मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिससे ये स्टेटमेंट प्रूव हो रही है, सही साबित हो रही है, लेकिन आपको अच्छे से डिटेल में सोचना है। अगर आप 0 लेकर चलते हैं ना तो ये स्टेटमेंट आपकी 4th वाली गलत हो जाती है। तो आप याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर नंबर 3। देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आप अच्छे से डिटेल से समझ गए होंगे, ठीक है।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह हम एकदम डिटेल से अच्छे से चीज़ों को कर सकें। अब मैं इन एग्जाम होने के बाद आपका जो सीटेट का एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद हम एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी की साइंस, ईवीएस हर सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये 100% चाहे आप टीचिंग एग्जाम देना चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, हर जगह आपको 100% बेनिफिट होगा इस चीज़ का, याद रखना आप। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 540 व्यक्तियों से शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से उनकी पसंद की ऋतु पूछी गई। ठीक है भाई, प्राप्त आंकड़ों को वृत्त आलेख पर दर्शाया गया। वृत्त आलेख का मतलब आप समझ गए होंगे भाई, नॉर्मल सी बात है, ये है आपका वृत्त आलेख। और अब इसमें आपको पता है अच्छे से ये आपका जो कितना डिग्री का कोण होता है, 360 का होता है ना ये कंप्लीट। तो अब इसमें हम दर्शाते हैं ना, आपने क्वेश्चन देखे होंगे भाई, ऐसे करके लिख देते हैं ये कितना है आपका 5% है या 10% है, इस तरीके से लिख देते हैं ना, इसको बोला जाता है वृत्त आलेख, यानी वृत्त आलेख में दर्शाया गया है। आगे दिया गया है यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण कितना गिवन है, 150 डिग्री गिवन है। यानी कि ये मानिए आप, इसने ये बोल दिया अगर जो शीत ऋतु है ना उसका केंद्रीय कोण कितना है आपका 150 डिग्री गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है 150 डिग्री गिवन है। तो कितने व्यक्तियों ने शीत ऋतु को पसंद किया है, तो कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ऋतु को ही पसंद किया है। तो आप एक बात बताइए मेरे को, ये कंप्लीट कोण कितने का होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। और इसमें से जो 150 डिग्री है ना, ये दिया गया है क्या, अब ये लोग शीत ऋतु को पसंद करते हैं। अब पूछा गया है अब कितने ऐसे लोग हैं जो शीत ऋतु को पसंद करेंगे, यानी कि आपसे कन्वर्ट करने को बोला गया है, एंगल से आप व्यक्ति निकालिए। तो नॉर्मल सी बात है, हमें सारी चीजें गिवन है, आसान है निकलना। तो कितना की एंगल गिवन है 150, यानी कि 150 डिग्री ऐसे लोग हैं जो क्या पसंद करते हैं, शीत ऋतु। और डिवाइड में टोटल कोण हमारे पास कितना गिवन है 360, हमें पता है अच्छे से। और मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, जितने व्यक्ति हैं ना उनकी, यानी कि 540, तो आप कट कर दीजिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ये आपका कैंसिल हो गया 0 से 0। अब ये 2 से कट करोगे तो 2 7 14 और 2 5 10, आप 75 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 225। ठीक है, यानी कि 225 ऐसे लोग हैं जो शीत ऋतु को पसंद करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। राहुल ने अपने जेब खर्च में से प्रति महीने कुछ बचत की है, जैसा कि नीचे दिया गया है। देखिए आप, महीने के अंत में, और एक साइड लिख रखा है आप उसने उस महीने तक कुल बचत रुपए के अंदर। ठीक है, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आप ये सोचे ना ये क्वेश्चन इजी है, ये इजी नहीं है, ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन दे रखा है। आपको यहाँ से चीजें काफी निकालनी पड़ेंगी। ये देखने में आपको इजी लग रहा है, इन लाइन का मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए आप, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं आपको, महीने के अंत में यानी कि जनवरी के अंत में उसने कितने रुपए बचाए, 80 रुपए बचाए भाई। ठीक है, कितने रुपए, 80 रुपए बचा लिए। ठीक है, आगे देखिए, फरवरी के अंदर कितने दे रखा है 140 रुपए, लेकिन एक्चुअल में उसने फरवरी में 140 नहीं बचाए हैं। यहां पर देखिए ऊपर पढ़िए आप, उस महीने तक कुल बचत है रुपए के अंदर। उस महीने तक का मतलब ये हो गया, अब जनवरी से लेकर और फरवरी तक, इन 2 महीनों के अंदर, यानी कि फरवरी लास्ट में उसने कितने बचाए थे, 140 रुपए बचाए थे। यानी कि जनवरी में तो 80 रुपए बचाए, लेकिन फरवरी का वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। फरवरी लास्ट में कितने बचे, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ फरवरी का निकालते हैं ना, तो कितना निकालेंगे हम, 140 में से हमें 80 माइनस करना पड़ेगा। कितने रुपए, 60 रुपए बचाए उसने फरवरी के अंदर, क्योंकि 140 रुपए जनवरी से लेकर फरवरी लास्ट तक की वैल्यू है, ये फरवरी की वैल्यू नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो फरवरी में कितने बचाए, 60 रुपए। इसी तरीके से वो मार्च के एंड में कितने बचा रहा है, 210 रुपए बचा रहा है। और फरवरी के एंड में कितने बचाए थे, 140। यानी कि आपको यहां से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मार्च की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या आएगी, 210 में से जब 140 को आप माइनस करेंगे कितनी आई आपके 70 रुपए, यानी कि मार्च में 70 रुपए बचा रहा है वो। उसके बाद इसी तरीके से आप अप्रैल का निकालिए, अप्रैल में कितने बचाएगा, 285 में से 210 माइनस, यानी कि कितने बचाए, उसने बचाए 75 रुपए। और इसी तरीके से हमें किसका निकालना है, मई का निकालना पड़ेगा भाई। मई के अंदर वो कितने रुपए बचाएगा, 285 और 375। तो आप 375 में से 285 को क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस कर दो भाई, 5 में से 5 जीरो। ठीक है, और उसके बाद 17 है, 17 में से 8 गए 9, यानी कि 90 रुपए बचा लिए उसने। और इसी तरीके से आपको जून का निकालना है। अब जून के अंदर वो कितने बचाएगा, देखिए आप 480 में से 375 घटा दीजिए, आपके 105 रुपए। ठीक है, तो 105 रुपए बचाए उसने जून के अंदर। अब आप क्वेश्चन के ऊपर चलिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मई में अधिकतम बचत हुई,
देखिए कितनी हुई, देखिए आप। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो मई के अंदर कितनी बचत हुई थी, 90। यहाँ पर बोला है मई में अधिकतम बचत हुई, नहीं हुई ना। अधिकतम बचत कब हुई थी आपकी, जून के अंदर 105 रुपए। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिए, जनवरी और फरवरी में हुई बचत का योग मार्च तथा मई में हुई बचत के योग के बराबर है। तो देखिए जनवरी और फरवरी के अंदर बोला है, जनवरी और फरवरी में, तो जनवरी में कितनी हुई थी आपकी बचत, 80 रुपए की, और फरवरी में कितनी हुई, 60 की, यानी कि 140 रुपए। और इसने बोला है जनवरी और फरवरी में हुई बचत का योग मार्च तथा मई में हुई बचत के योग के बराबर है। अब मार्च में कितनी थी आपकी, 70 थी, ठीक है, और मार्च के बाद मई में बोला है, यानी कि 90, यानी कि कितना हो गया आपका 160। तो ये तो लेस देन हो गया, ये तो बात क्या हो गई, गलत हो गई भाई, ये भी गलत है आपका। आगे देखिए, सबसे कम बचत फरवरी महीने में हुई थी। तो देखिए आप, फरवरी कहां पर है आपका, ये 60 है, और सबसे कम आप देख सकते हैं, हाँ यस सही बात है भाई, सबसे कम बचत कब हुई थी आपकी, फरवरी के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका एकदम 100% करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, जून महीने के अंत तक की कुल बचत 375 रुपए है, जून महीने के अंत तक की। तो ये तो आपकी गलत है भाई, जून महीने के अंत तक इतनी है नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत है भाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक वृत्त की भुजा 48 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वृत्त की भुजा के क्रम से 1/1/2 तथा 2/3 गुनी है। इनके परिमापों में कितना अंतर है, और किसमें गिवन है आपका, सेंटीमीटर के अंदर आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अब जो वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या होती है, ए होती है ना, क्या होती है, ए, ठीक है। और ये आपका वर्ग है, आप ऐसे समझिए ये आपका वर्ग है। और नॉर्मल सी बात है, आपको अच्छे से पता है, जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है ना, उसमें सारी भुजाएं समान होती हैं, ये और ये सारी भुजाएं आपकी क्या होंगी, एकदम एग्जैक्ट सेम होती हैं, ठीक है। तो आपकी भुजा क्या हो गई, ए हो गई, ठीक है। अब आपको परिमाप के बारे में पता है, मैंने परिमाप क्या बताया था, परिमाप बताया था मैंने 4a, क्या बताया था, 4a, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सारी ए ही है ना, तो सारी तरफ अगर आप घूमेंगे तो 4a होगा, सीधा और सिंपल सी बात है। और एक भुजा कितनी गिवन है, 48 सेंटीमीटर। आगे देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वृत्त की भुजा के क्रम से 1/1/2 तथा 2/3 गुनी, यानी कि आयत की जो लेंथ है ना वो कितनी आएगी आपकी, 48 की 1/1/2, यानी कि 3/2 हो गया ये। अब क्या सोल्व कर दीजिए इसको, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 72, यानी कि 72 सेंटीमीटर की आ गई लेंथ आ गई। और इसी तरह ब्रेड्थ कितनी गिवन है, 48 की, यानी भुजा का 2/3 गुना, तो 2/3 कीजिए आप, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 दूनी 32, 32 क्या आ गई, इसकी भुजा आ गई। अब आगे क्या पूछा है, इनके परिमापों में कितना अंतर है। अब परिमाप निकालिए आप, आयत का परिमाप मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, तो 2 कर दिया आपने। अब 72 और 32 को जोड़िए आप, 0 और 7 और 3 क्या हो जाएगा आपका, 2 और 2 4 और 7 और 3 10, यानी कि 104। 104 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा आपका, 208। और वृत्त का परिमाप कितना है भाई, भुजा नॉर्मल सी बात आपको कितनी गिवन है, 48, और मैंने परिमाप क्या बताया, 4a, यानी कि 4 इंटू में 48 कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 8 32, 2 3 4 चौक 16 3 19, यानी कि 192। जब आप, अब पूछा क्या है, दोनों का अंतर, तो 208 में से जब आप 192 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 16। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी। तो देखिए आप समझिए, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है ना, तो आपके लिए ये चीजें एकदम ही इजी है। मैं आपको एक क्लास फॉर्मूलाज के बारे में दे दूंगा, जो 5 से 7 या 10 मिनट की होगी, जिसमें सारे फॉर्मूला होंगे। अगर आपने वो याद कर लिए ना, तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, याद रखना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है, यानी कि वो भिन्न पूछी है। तो आपने मान लिया जो भिन्न है ना वो x है। अब x के बारे में क्या बोला है, 4/5 से तो छोटी होनी चाहिए। तो देखिए ये होता है बड़ा, जो खुला साइड होती है ना, ये बड़े का निशान होता है, और यहाँ पे जो ये साइन होता है ना त्रिकोणा वाला, ये होता है छोटे का। तो देखिए x की तरफ मैंने त्रिकोणा कर रखा है, यानी कि जो x की वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, किससे, 4/5 से। और क्या होनी चाहिए, 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि बड़ी होनी चाहिए किससे, 1/2 से। आप इनको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करके लिख लीजिए। जब आप 4/5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो कितना आएगा आपका, 0.8। कन्वर्ट करके बताऊं क्या, आप कर लेंगे, आपको पता होगा भाई। आपको 4 को 5 से डिवाइड कीजिए, स्टार्टिंग में नहीं जाएगा तो 0, और फिर पॉइंट लग जाएगा, 4 उतारेंगे तो 5 8 40, ठीक है। मैं एकदम डिटेल से बच्चों की तरह करवा रहा हूं, ताकि किसी को भी इसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसलिए मैं एकदम ही डिटेल बताता हूं। अब देखिए 1/2 है, जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0.5, यानी जो वैल्यू है ना वो क्या आनी चाहिए आपकी, 0.8 से तो क्या हो, छोटी हो, और 0.5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए आपकी x की वैल्यू। तो देखिए अब आप 8/9 को जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये आपका क्या आएगा, 0.88।
इसी तरह आप 7/9 को करेंगे तो ये आपका आएगा 0.76, और इसी तरह जब 1/3 को कन्वर्ट करेंगे ये आएगा आपका 0.33, और जब आप 2/5 को कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा आपका 0.4। अब आप यहाँ पर अगर अच्छे से देखते हैं क्या पूछा है, 0.8 से तो क्या हो, छोटी हो। अब नॉर्मल सी बात है, ये तो बड़ी हो गई, गलत है भाई। और 0.5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। 0.33 क्या है, छोटी है। 0.4 भी क्या है, छोटी है। बचा क्या आपके पास, आंसर नंबर बी, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 अंकों की संख्या 5, 6, 2, 3, 4 और लास्ट में दे रखा है के में के का मान क्या होगा यदि वह 6 से क्या हो, विभाज्य हो। तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए 6 से कोई संख्या कब भाग जाती है। देखिए आप याद रखना, 6 से कोई संख्या जब भाग जाएगी जब वो 2 से भी भाग जाएगी और 3 से भी भाग जाएगी। आपके पास यही ऑप्शन है। एक तो तरीका ये है, आप इसको क्या कीजिए, बस 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए और 6 पुट कीजिए के की जगह पर, ठीक है। और आप फिर 6 से डिवाइड करके देखिए। और दूसरा तरीका, जिस तरीके से वो जानना चाह रहा है कि आपको पता है या नहीं पता है, यहां पर वो चीज जानना चाह रहा है, तो वो तरीका है आपका 6 वाला। आप 6 को कब डिवाइड कर सकते हैं, जो 6 से डिवाइड होगी ना वो आपकी 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी। अब 2 का फॉर्मूला हमें पता है। अब 2 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, जब एंड के अंदर क्या हो, आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर क्या हो, 8 हो, जब भी वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब आप ऑप्शन के अंदर देखिए, के पर क्या होना चाहिए, या तो आपका 0 हो, ये तो ठीक है भाई, या फिर क्या हो, 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो। सारे मिल गए लेकिन एक नहीं होगा भाई, तो ये तो आपका ऑप्शन अलग हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए 3 से डिवाइड। अब 3 के लिए डिवाइड का सिस्टम क्या होता है, अब इन सब का जो सम है ना, सम यानी कि 5 प्लस में 6 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 और प्लस में के, इन सब का जो सम आएगा ना, सम वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप सम कीजिए, 6 5 11, 2 13, 13 3 16 और 4 20, ये 20 आ गया। अब हम के में क्या जोड़ें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। अब नॉर्मल सी बात है, 20 के बाद क्या आता है आपका 21। के की वैल्यू क्या जोड़ सकते हैं आप, 1 जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, एक वैल्यू हम नहीं रख सकते, वो पहले कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, नॉर्मल सी बात आप 4 जोड़ेंगे। जब आप 4 जोड़ते हैं तो ये 24 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 24, यानी क्या आ गया आपका आंसर 8 आ जाता है ना कंप्लीटली। तो के की वैल्यू क्या रखेंगे आप, आंसर नंबर सी यानी कि 4 रखेंगे। आप समझ गए होंगे एकदम डिटेल से। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं। यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं तथा लड़कियां का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करता है, तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। देखिए लैंग्वेज लेंदी है लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे करते जाइए। देखिए कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 28 हैं, ये गिवन है आपको, लेकिन 15 लड़कियां हैं। नॉर्मल सी बात है, गर्ल कितनी गिवन है 15, तो बॉयज कितने बच गए आपके 13 बच गए ना, है ना। अब आगे देखिए, यदि 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं, टोटल 21 विद्यार्थी कर रहे हैं, 28 में से सिर्फ 21 कर रहे हैं, तथा लड़कियों का 3/5 भाग कर रहा है। अब लड़कियां हमारे पास कितनी गिवन है 15, अब 15 का 3/5 निकालिए आप, 5 या 15 यानी कि 3 या 9, 9 गर्ल्स ऐसी हैं जो दांत साफ कर रही हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है 21 टोटल थे जो दांत साफ कर रहे थे 21, अब 21 में से 9 लड़कियां घट गई, 9 माइनस कर दिया आपने, तो कितने बच गए आपके पास 12, यानी 12 वो बच गए बॉयज जो दांत साफ कर रहे हैं। और हमसे यही पूछा गया है कि बताइए लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। भाग में भिन्न के रूप में पूछा है, तो नॉर्मल सी बात है 12 साफ कर रहे हैं। और टोटल लड़के आपके पास कितने थे 13, भाई 28 में से टोटल लड़के कितने आए थे आपके 13 आए थे ना, तो क्या होगा आपका आंसर 12/13, यानी कि 12/13 वो लड़के हैं जो अपने दांतों को साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने सेबों के 138 डिब्बे खरीदे, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब हैं। ठीक है, एक डिब्बे में कितने सेब हैं 24 सेब हैं, और टोटल 138 डिब्बे खरीदे हैं। पहले दिन वह सेबों के केवल 117 सही 3/4 डिब्बे ही बेच पाया, तो उसके पास कितने सेब शेष हैं। यानी कि देखिए सेब के रूप में पूछ लिया और डिब्बों के रूप में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। कैसे करेंगे आप, देखिए 138 उसके पास टोटल डिब्बे थे। ठीक है, टोटल डिब्बे कितने थे 138, और उसने कितने बेच दिए 117 सही 3/8, यानी कि नॉर्मल सी बात है 117 से तो ज्यादा ही बेचे हैं ना, तो आपने मान लिया कितने बेच दिए 118 बेच दिए। टोटल वैसे 118 नहीं बेचे हैं, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं। आपने मान लिया तो कितने बचे आपके पास 20 डिब्बे तो आपके पास बच गए एकदम क्लियर।
लेकिन उसने कितने बेचे थे? 117 सही 3/4, यानी कि उसने कंप्लीटली 118वां नहीं बेचा, 3/4 हिस्सा बेचा था। तो नॉर्मल सी बात है, एक डिब्बे में कितने सेब आ रहे हैं? 24 में से 3/4 बेच दिए, यानी 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 6 18, यानी कि 18 सेब बेच दिए। तो कितने सेब बच गए? आपके 6 सेब और बच गए ना डिब्बे के अंदर, है ना? आप समझ गए होंगे ना, 6 सेब और बच गए भाई। 24 सेब थे टोटल डिब्बे के अंदर, 18 सेब बेच दिए तो 6 सेब उसके पास और बच गए। और लास्ट में आंसर क्या पूछा है हमारे पास? उसके पास कितने सेब शेष बचे हैं? तो 20 डिब्बे टोटल बच रहे थे। तो डिब्बे को आप सेब में कन्वर्ट कीजिए, 20 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से, क्योंकि एक डिब्बे में कितने हैं? 24 सेब हैं। तो 24 दूनी 48, 480 सेब आपके ये हो गए और 6 सेब आपके ये बचे हुए थे। तो प्लस में 6, आंसर क्या जाएगा आपका? 486। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ए। ठीक है, आप समझ गए होंगे एकदम इजी तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री होता है। तो ये कोण क्या कहलाते हैं? देखिए, जो आसन कोण है ना, ये बोले जाते हैं आपकी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है आप समझिए। जैसे ये है आपके पास और ये कोई भी एक रेखा है, तो ये होते हैं आपके एडजेसेंट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपका एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, और इनका योग कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 180 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे, ये तो होते हैं आपके एडजेसेंट एंगल, यानी कि जिनका जो वर्टेक्स है ना एक होगा, यानी कि एक जगह से ही दोनों कोण बन रहे हैं वो। ठीक है, एक होता है आपका पूरक कोण, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण की डेफिनेशन होती है वो दो कोण जिनका सम क्या हो? आपका 90 डिग्री हो, ये होते हैं आपके पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपसे संपूरक कोण पूछा जाता है, संपूरक कोण को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। आपसे इंग्लिश में भी लिख कर दे सकते हैं ये चीजें, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? वो दो कोण जिनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। और विपरीत कोण ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 10,20,203 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा? एकदम इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप कर देंगे आराम से। देखिए लास्ट में आप ये देख लीजिए, 20,203 कहां पर है भाई? ये तो नहीं है आपका, गलत है। ये भी 20,203, एक तो यहां पर है और एक कहां पर है? यहां पे है, ये भी आपका नहीं होगा। अब 10 करोड़ बोल रहा है, 10,20,203, तो आंसर क्या होगा आपका? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि तो लाख में हो गया, 10,20,203, ये तो नहीं हो सकता ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है, ऐसे जब भी क्वेश्चन नहीं वाले आए ना, तो आप क्वेश्चन को 100% ध्यान से पढ़ना। नहीं है पूछा है हमसे। अब देखिए, एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव अधिक कोण होता है। देखिए न्यून कोण का मतलब होता है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है आपका? जो कोण आपका 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम, याद रखना, उसको बोलते हैं हम न्यून कोण। अगर आपसे पूछा जा सकता है अधिक कोण, समकोण को तो आपको पता है, समकोण क्या होता है आपका? जो आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। और एक होता है आपका अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण आपका वो होता है जो आपका 90 डिग्री से तो क्या हो? ज्यादा, और 180 डिग्री से क्या हो? कम, वो होता है आपका अधिक कोण। और आगे क्या गिवन है? रिजु कोण। रिजु कोण वो होता है जो आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं हम रिजु कोण, ये आप याद रखना। और एक गिवन है आपका प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण वो होता है जो आपका क्या होगा? 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से आपका क्या होगा? कम होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देखिए। एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। तो ये करेक्ट है, आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? एकदम करेक्ट होगी। भाई मैंने एक न्यून कोण ले लिया, मान लो 80 डिग्री ले लिया, और एक समकोण ले लिया। समकोण क्या ले लिया मैंने? 90 ले लिया। इनका सम देखिए आप, 9 8 17, इनके 170। तो एक अधिक कोण से क्या है? ज्यादा ही है ना, क्योंकि अधिक कोण क्या होता है आपका? 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है। तो 90 से तो ज्यादा है ना ये, और 180 से कम भी है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? करेक्ट हो गई। आगे देखिए, दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण होता है। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, भाई दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण होता है, गलत है भाई। ये क्या स्टेटमेंट है आपकी? गलत है। क्यों? दो न्यून कोण ले लिए मैंने 80-80 डिग्री के, और इनका सम क्या आ रहा है आपका? 160 आ रहा है। समकोण क्या होता है आपका? 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री तो नहीं हुआ ना, तो ये गलत हो गया आपका। आगे देखिए, दो समकोणों का योग एक रिजु कोण के बराबर होता है, ये आपका करेक्ट है भाई। दो समकोण क्या हो गए? 90 प्लस में 90,
और ऋजु कोण मैंने क्या बताया, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री तो आता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आगे देखिए, दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। दो अधिक कोण यानी कि दोनों क्या होंगे, 90 से अधिक होंगे और 180 से कम होंगे, उन्हीं को हम अधिक कोण कहते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी, करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दो अधिक कोणों का जो योग होगा ना वो सदैव एक प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या है, 180 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी, करेक्ट होगी। आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर बी, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं वाला। अब कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्न अक्षर समूह में से किस में एक सममिति की केवल एक ही रेखा है। अब देखिए सममिति यानी कि सिमेट्री, जो हमने कल सेट करवाया था ना, उसमें भी मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया था। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके पास कोई भी एक इमेज है या कोई भी एक अक्षर है, जब आप उसको बीच में से कट करेंगे ना, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, एग्जैक्ट दो पार्ट में, तो वो एक दूसरे के ऊपर फिट बैठेंगे। यानी कि इसको और जब मैं इस अलग पार्ट के ऊपर रखूंगा ना, तो एक दूसरे के ऊपर ये परफेक्ट तरीके से सेट होंगे, उसको बोलते हैं हम सिमेट्री। अब देखिए, निम्नलिखित अक्षर समूह में से किसमें एक सममिति की केवल एक ही रेखा है। तो देखिए आप, भाई बी है, अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, नहीं रख सकते भाई। आई है, एच है, ये भी आपका नहीं होगा। सी जी यू, ये भी आपका नहीं होगा। आगे देखिए आप, डी ई और एम। ठीक है, यहां पर देखिए आप, डी लिखा मैंने, एक ये ई है और एक आपका क्या है, एम। अगर मैं एम को इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है, अब आप एक रेखा खींचिए, केवल एक रेखा आपने यहां से खींची, तो एग्जैक्ट ये एक दूसरे के ऊपर फिट बैठेंगे। आप इस साइड इसको रख के देख लीजिए, ई को रख के देख लीजिए, और या फिर एम को रख के देख लीजिए, ये एग्जैक्ट एकदम सही तरीके से ही बैठेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर सी, आपका डी भी नहीं होगा। ठीक है, आप सिमेट्री का अगर आपको मतलब पता है ना, तो नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन एकदम ही बच्चों वाले, एकदम ही ईजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। योगेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है, तो उस दौड़ की लंबाई मीटर में बताइए। देखिए मीटर में पूछी है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले क्या करोगे आप, 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट में कितना जा रहा है वो, 60 मिनट के अंदर दौड़कर कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर। आप किलोमीटर को मीटर के अंदर ही कन्वर्ट कर लीजिए। अब 30 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब इसने क्या बोला, 60 मिनट में जा रहा है वो 30,000 मीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, सबको पता है भाई 30,000, और डिवाइड में क्या करेंगे आप, 60 कर देंगे। एक नियम, ठीक है ना, जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। अब 5 मिनट में कितना जाएगा, निकाल दीजिए भैया आप, 30,000 बटे में 60 और गुणा में क्या कर देंगे आप, 5 कर देंगे, है ना, कट कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल, 6 से कर दीजिए आप, 6 5 30 यानी कि 500। अब पापा क्या हो जाएगा 25, और क्या हो जाएगा आपका आंसर 2500, यानी कि आंसर नंबर बी, एकदम इजी था। आगे देखिए, सालू 18 जनवरी 2020 को प्रातः अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस आने के लिए चल पड़ी, तो वह वहां कितने दिनों तक ठहरी थी। तो देखिए कब गई वो, 18 जनवरी 2020 को, यानी कि 18 जनवरी को सुबह अपने बहन के घर पे पहुंच चुकी है वो, तो यानी कि 18 का दिन भी क्या होगा आपका काउंट होगा। और ये जनवरी कितने दिन की होती है आपके, 31 दिन की। तो 18 जनवरी से और 31 जनवरी तक आपके कितने दिन हो गए, आप काउंट कीजिए भाई, 18 का भी काउंट है, तो 18 19 और 20 3 तो ये हो गए, और 11 आपके आगे के हो गए, तो टोटल कितने हो गए आपके 14 दिन। आगे देखिए फैब, देखिए आप, अब यहाँ पे एक्चुअल में आपसे वो ये पूछना चाह रहा था, अब यहाँ पे आप गलती करोगे या नहीं करोगे। अब यहाँ पे फैब दे रखा है और 2020 क्या है आपका लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या होते हैं, जो आपके एग्जैक्ट 4 से डिवाइड हो जाएं। अब ये 4 से क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या है ये आपका लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के अंदर जो आपकी फरवरी होती है वो आपकी 29 दिन की होती है। वो सिर्फ आपसे यही जानना चाह रहा था कि आपको लीप वर्ष के बारे में पता है या नहीं पता। ठीक है, सिर्फ इतना वो चेक करना चाह रहा था। आगे देखिए मार्च आता है, मार्च के अंदर फिर आपके कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए। और उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में वो 2 अप्रैल को गई थी, तो यानी कि 2 को भी वो थी, तो 2 दिन आपके क्या हो गए आपके ये वाले हो गए। तो आप काउंट कर दीजिए आप, 9 4 13, 1 14 और 2 16, यानी कि 6 आ गया। उसके बाद 1 बचा, 3 2 5, 1 6 और 1 7, यानी कितने दिन आपके 76 दिन। ये क्या थे आपका करेक्ट आंसर। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे। आप खुद दे सकते हैं कितने ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा ना ये आपके बेस्ट होंगे। आप इन पैटर्न को अच्छे से समझ लेना, इनको करने का तरीका अच्छे से समझ लेना। आपके पास यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने हैं,
यही जो पैटर्न है आपके रिपीट होने हैं, ठीक है। तो इनसे बाहर आपको रियल में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।